चला दे। नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे कविता। देखिए, हम लोगों को यहाँ पे सीखना ये है कि कोई भी जो कविता बनती है, उसमें किन-किन तत्वों की प्रमुखता होती है। कविता की जो रचना है उसमें किन-किन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, कौन-सा तत्व क्या भूमिका निभाता है, इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन आएँगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज कविता क्या है कि हाँ, कविता का जो पहला तत्व होता है उसको शब्द कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि कविता का प्रथम उपकरण क्या होता है। देखिए, कविता का प्रथम उपकरण हमेशा शब्द होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए, कविता कोई व्यक्ति जब रचना करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। इन शब्दों के जब आपको बहुत सारे रूपों की जानकारी होगी, तब आप क्या करोगे, उस लय के अनुसार, उस गति के अनुसार और उस गीत के अनुसार आप शब्दों को फिट कर दोगे। यानी कविता जो है शब्दों को तोड़ना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को एक साथ मेल-जोल बिठाना, यही कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है। शब्दों को जब आप व्यवस्थित कर दोगे, तो इस बात को शब्द विन्यास कहा जाएगा। देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कविता में शब्द विन्यास से क्या तात्पर्य है? तो शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना ही शब्द विन्यास कहलाता है। जैसे आपने जो है यमक अलंकार किया कि काली घटा का घमंड घटा। तो आपने उस घटा घटा जो शब्द था उसको उचित विन्यास में उसको क्या समायोजित कर दिया, तो उसके अंतर्गत अलंकार भी उत्पन्न हो गया। या मान लो आपने ये कहा कि तरनी तनुजा तट तमाल, है ना? तरनी तनुजा तट तमाल। अब तरनी तनुजा तट और तमाल, इन शब्दों को आपने एक उचित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उचित क्रम में व्यवस्थित करने से उस कविता की लय बन गई। इसको ही शब्द विन्यास कहा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि कविता का प्रथम उपकरण क्या है? शब्द है। दूसरी बात ये आती है कि शब्द विन्यास क्या होता है? तो कविता में शब्दों को व्यवस्थित करना ही शब्द विन्यास कहलाता है। अब बात ये उठी है शब्द विन्यास से क्या होगा? शब्द विन्यास से हम ताल बना सकते हैं, लय बना सकते हैं, उसकी उचित गति बना सकते हैं, यति बना सकते हैं। यही शब्द विन्यास का खेल होता है इसमें। आपको जितने शब्दों के उसके रूपों की जानकारी होगी, उनके अर्थ की जानकारी होगी, तो शब्दों को आप क्या करोगे, उसमें मेल-जोल स्थापित करोगे। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि तरनी जो है वो नदी को भी कहते हैं, लेकिन नदी शब्द इस पंक्ति के अंतर्गत क्या है, सेट नहीं बैठ रहा है। तो हमने क्या किया, तरनी शब्द ले लिया, है ना? अब किनारा है उसको हम तट भी कहते हैं, लेकिन किनारा शब्द इस लाइन में सेट नहीं बैठ रहा था, तो हमने तट ले लिया। तो शब्दों को क्या है, उचित क्रम में और व्यवस्थित करना पड़ता है। अब तरनी तनुजा तट तमाल तरु बहुक्षय। अब तरु हम वृक्ष को भी कहते हैं, पेड़ को, पेड़ भी तो तरु ही है, लेकिन वहाँ पेड़ और वृक्ष शब्द सेट नहीं बैठ रहा था, तो वहाँ आपका तरु शब्द बैठ गया। तो शब्दों की जब आपको जानकारी होगी, तभी आप उसको उचित क्रम में व्यवस्थित कर पाओगे और ये कविता का प्रथम उपकरण माना जाता है। बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है? देखिए, बिंब का मतलब ये होता है कि आपने कोई कविता सुनी, कहानी सुनी, कोई रचना सुनी, आपके हृदय पटल के ऊपर एक स्मृति में एक चित्र बन जाता है। देखिए, जब चित्र बनता है तो इस बात को ही बिंब कहते हैं। कि बिंब अगोचर का भी बनाना पड़ता है। अगोचर अगोचर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो कवि क्या करता है, उसके लिए भी बिंब बनाने का प्रयास करता है। कैसे बनाता है? जैसे कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा का बिंब हमारे हृदय में बना दिया। देखिए, आत्मा का रूप नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं दिख रहा है हमें, आत्मा और परमात्मा का रूप नहीं दिख रहा है, तो कबीर ने कैसे समझाया उस परमात्मा आत्मा के रिश्ते को? उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ये कहा कि समुद्र परमात्मा है और उसकी एक बूंद आत्मा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्मृति पटल में उस समुद्र के माध्यम से एक चित्र ग्रहण कर लेंगे कि परमात्मा बहुत विशाल होता है, आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। तो ये इसको कहते हैं कि बिंब बनाना स्मृति पटल के ऊपर। किसी कविता को सुनकर हमारे मन में जो चित्र बनता है, उसको बिंब कहते हैं। बिंब इंद्रियों से महसूस होता है।
अब बिंब इंद्रियों से महसूस कैसे कैसे होता है? आपने खुशबू सूँघी और आपको याद आया कि भई ये तो गुलाब की है, ठीक है? तो अब देखो कि किसी ने गीत गाया कि महक चल रही थी गुलाब पुष्प जैसी, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि उस महक को आपने महसूस किया और गुलाब का चित्र आपके हृदय पटल के ऊपर बन गया। आपने रात को आप जा रहे हो, आपको एक खुशबू आई तो आपने उसको महसूस किया, अपनी घ्राण इंद्री से। उसको आपने महसूस किया, महसूस करते ही आपके दिमाग में आया कि ये तो मेहंदी के पुष्प की खुशबू है, तो मेहंदी का बिंब चित्र आपके हृदय पटल के ऊपर बन जाएगा। तो यही होता है, इंद्रियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। हमारी 5 इंद्रियाँ होती और पाँचों इंद्रियों से हम जो है बिंब बनाते हैं। त्वचा से स्पर्श बिंब बना लेंगे, नाक से घ्राण बिंब बना लेंगे, इसकी चर्चाएँ भी करेंगे। बाहरी दुनिया को जानने का एक साधन इंद्रियाँ ही है। बाह्य संवेदनाएँ मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। यानी देखो जो बाहरी संवेदनाएँ हैं, वो मन में आपको किसी ने छुआ, स्पर्श किया, अब वो स्पर्श कैसा था? अगर अच्छा है, माता-पिता का स्पर्श है, तो आपको बड़ा वात्सल्य का भाव अपनी इंद्रियों के माध्यम से माता-पिता के प्रति प्रेम जागृत होगा। किसी ने गलत तरीके से छुआ, तो आपके जो स्पर्श है उसने आपको ये बताया कि भई ये गलत है और आपके हृदय पटल पर उस व्यक्ति का जो चित्र बना है, वो बुरा बन गया। तो नाद का मतलब होता है गूंज। गूंज को बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए कि बाह्य संवेदनाओं मन के स्तर में भी अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन-सी संवेदनाएँ मन में बिंब का निर्माण करती है? तो बाहरी संवेदनाएँ मन में बिंब का निर्माण करती है। कुछ कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। यानी जैसे ही आपने कुछ शब्दों को सुना और आपके अंदर जो है उसका चित्र बन जाएगा। जैसे आपको एक खुशबू आ रही थी, आपने चंदन की खुशबू महसूस की, आपने कहा कि ये तो चंदन है, तो आपको चंदन के पेड़ का चित्र बन जाएगा। पवन प्रजापति जी भाषा का टॉपिक मैं करवा चुका हूँ शायद, अगर नहीं करवाया है तो करवा देंगे। एक बार यार पहले ये तो पूरा करा लेने दो मुझे। जो रहा है मैं करवा दूँगा, सर जी कुछ नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? तो कुछ कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं, उसको हम लोग जो है वो बिंब कहते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सारे कविता में बिंब का निर्माण करते हैं। देखिए ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सारे कविता में बिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब देखिएगा कैसे बिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है? बिंब का निर्माण जैसे आपने एक आता है कि एक भगत था, हाँ, वो कबीर जैसा रहता था, उसने ऐसी टोपी पहनता था वो, तो उसका चित्र आपके हृदय पटल पे बन जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो उनका जो है चित्र आपके स्मृति पटल पर बन जाएगा, ठीक है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार के बिंबों का निर्माण करती हैं, ठीक है? रचना अरोड़ा बिल्कुल करेंगी, ठीक है? भाषा का टॉपिक आप लोगों को इस टॉपिक के जस्ट बाद में करा देंगे और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दीजिए। देखिए, एक टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ मैंने व्याख्याता हिंदी की शुरू की है, 15 टेस्ट है और आप उसको जाके खोलोगे तो उसके ऊपर सिलेबस में लिखा है बाकायदा कि इस पहले टेस्ट में ये टॉपिक है और इसका ये 150 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो रचना अरोड़ा, आप आज ही मेरी ऐप पर जाओ और उसके ऊपर आप लोगों को इस तरह की टेस्ट सीरीज़ दिखेगी और आप उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, वो टॉपिक वाइज़ है और पहले आप उसमें जाके टॉपिक देख लेना। देखो ये है, जैसे ये है ना स्कूल ऑल टेस्ट सीरीज आ गई, तो इसके अंदर जैसे आपने भूगोल, अर्थशास्त्र, ये रही हिंदी की। अब हिंदी की इसको आप खोलोगे यहाँ पे जैसे ये टेस्ट सीरीज है, इसको खोलोगे तो इसके ऊपर आपको एक पीडीएफ दिखेगी और उस पीडीएफ के अंदर टॉपिक है और टॉपिक वाइज़ आप उसको कर लेना। और बोलिए, ठीक है? हाँ, ओम प्रकाश जी धन्यवाद आपका। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं,
5 प्रकार के बिंब का निर्माण करती है। पहली ज्ञानेंद्रिय है नेत्रों से दृश्य बिंब, यानी आपको नेत्रों से कौन-सा बिंब बनता है? वो दृश्य बिंब बनता है। अभी बुधवार तक मैं सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूँगा, उसमें भी ऐसी टॉपिक वाइज़ ही होगा, ठीक है? कानों से श्रव्य बिंब होगा, आप कान से सुन के जो है श्रव्य बिंब का निर्माण करोगे। रचना आप उस टेस्ट सीरीज को खोलिए, उसके ऊपर एक पीडीएफ शब्द लिखा है, आप उसको क्लिक करो, पूरा सिलेबस आ जाएगा। ओम प्रकाश जी इनको बताना सिलेबस कैसे निकालते हैं टेस्ट सीरीज में जो भी डाला हुआ है, ठीक है? त्वचा से है स्पर्श बिंब बनता है हमेशा जब छूने से, और नाक से जो है वो घ्राण बिंब बनता है सूंघने से, और जीभ से स्वाद बिंब बनता है। आपकी आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, आपके मुंह में रसगुल्ला दिया जाए, तो आपकी जीभ ये बताएगी कि ये रसगुल्ले का स्वाद है, ये चीनी का स्वाद है, ये नमक का स्वाद है। अब नमक आते ही नमक का चित्र आपके हृदय पटल के ऊपर बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद होते हैं छंद। छंद होता है पद्य का नियामक। देखिए हमारी हिंदी के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसमें गद्य और दूसरा पार्ट होता है इसमें पद्य। देखो गद्य और पद्य, जो गद्य होता है इसका नियामक जो है व्याकरण को कहते हैं, यानी इसको नियंत्रित कौन करती है? व्याकरण करती है। और जो पद्य होता है इसको नियंत्रित करने का काम छंद करते हैं। यानी छंद पद्य की नियमावली है। यानी आपको ये रूल दिया जाएगा कि भी 16 मात्रा लगाओगे तो चौपाई बनेगी। यानी उसने चौपाई को नियंत्रित कर दिया, अभी 16 मात्रा लगानी है। आप 24 मात्रा लगाओगे तो दोहा बनेगा। तो वो एक तरह से नियामक है। तो छंद क्या करता है? उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, मात्रा गणना करने का काम करेगा, ताल और लय बनाने के लिए उचित जगह अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग करवाया जाएगा। और अर्धविराम का प्रयोग करवाया जाएगा। वो आपको ये बताएगा कि इसको आपको इस लाइन को जो है ज़ोर से बोलना है, इसको धीरे बोलना है। तो आरोह-अवरोह उत्पन्न करने के लिए हम यति-गति का नियम लगाएँगे, अनुशासित करते हैं। छंद का काम पूर्णतः उस पद्य को अनुशासित करने का काम है। यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि कविता का कौन-सा तत्व उसको नियंत्रित करता है, कविता का कौन-सा तत्व आरोह-अवरोह, यति-गति जैसे नियमों को नियंत्रित करता है, ये टोटल काम छंद का होता है। इसके बाद आता है प्रतीक या संकेतों का प्रयोग। ये कविता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए संकेत, प्रतीक चिन्ह कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जब कोई चीज़ अगोचर हो, निराकार हो, यानी जिसकी कोई रूप, रंग, आकृति ना हो, उसको समझाने के लिए आप प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया था कि जैसे परमात्मा, आत्मा का रिलेशन कबीर जी ने समुद्र और बूँद के माध्यम से समझाया था। तो वो प्रतीक चिन्ह ही है। यानी उसके माध्यम से हम आपको क्वेश्चन ये पूछे कि अगोचर वस्तुओं को गोचर बनाने के लिए कविता में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतीक और संकेत चिन्हों का प्रयोग करके आप उसको समझा सकते हो, उस रिलेशन को समझा सकते हो। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने देखा था कि शायद एक रहीम का दोहा था। रहीम जी बड़े आदमी और छोटे आदमी का महत्व समझा रहे थे। तो वो बता रहे थे कि कभी-कभी तलवार काम नहीं करती है, सुई काम करती है। तो उसका उनका महत्व क्या था? उनका समझाने का जो तरीका ये था, महत्व ये था कि आपने छोटे आदमी को उन्होंने किसके माध्यम से समझाया? उसके माध्यम से समझा दिया कि भई ठीक है, देख गुड़िया वो रचना पूछ रही थी ना, ये देख इसमें लिखा है ना टेस्ट टाइटल, उसको खोल के और टेस्ट पीडीएफ, इस पीडीएफ को जैसे ही करेगी ना तो इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अपने आप आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको सिलेबस वगैरह, ठीक है? हाँ, तो बात प्रतीक चिन्ह की चल रही थी। मैं आपको ये कह रहा था कि अगोचर चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, उसको आप लोग गोचर बनाने के लिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करोगे, ठीक है? इसके बाद आती है प्रतिभा। देखो ये काव्य का कारण भी है, हेतु भी है और तत्व भी है। अगर पहली बात तो ये होती है कि प्रतिभा किसको कहते हैं? प्रतिभा का मतलब होता है किसी अपूर्व वस्तु के निर्माण, है ना? किसी
अपूर्व वस्तु के निर्माण की क्षमता जिस बुद्धि में होती है उसको प्रतिभा कहते हैं। अपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं बनी है, आपने पहली बार बनाई है। अपूर्व वस्तु के निर्माण की क्षमता ही प्रतिभा कहलाती है। और कविता रचना के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्तियों में ये जो है जन्मजात प्रतिभा होती है, जिसको सहजा प्रतिभा कहते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये जन्मजात नहीं होती है, वो उसका उत्पादन कर लेते हैं, तो उसको उत्पाद्य प्रतिभा कहते हैं। यानी ये प्रतिभा भी उत्पन्न की जा सकती है, अगर हम प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो भी हम बन सकते हैं। इसके बाद आती है तुक। वर्णों की जो आवृत्ति होती है, उसको तुक कहते हैं। या लास्ट में वर्णों की आवृत्ति हो जाए। जैसे आपने हनुमान चालीसा में कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो पहली पंक्ति के अंत में आपने क्या कहा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहली पंक्ति में आपने क्या कहा? सागर। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा? उजागर। आप लोग देखिएगा कि इस पंक्ति में गर गर इन दो वर्णों की आवृत्ति होगी, इसको तुक कहते हैं। पहली पंक्ति में क्या था? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरी पंक्ति में था जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें ये दो वर्णों की आवृत्ति होगी, इसको हम लोग जो है वो तुक कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि श्रेष्ठ तुक कौन-सी होती है? तो 5 वर्णों की, अगर ये 5 वर्णों की तुक लग जाती तो और ही बढ़िया होती। और अन्यथा अ देखिए 3 की तो कम से कम हो। तो जो अच्छे गायक हैं जैसे लता मंगेशकर थी, या मान लो अच्छे जो हमारे गायक कलाकार थे, वो ज़्यादा तुक पर जोर दिया करते थे। तो पंजाबी कलाकारों ने इसका एक बीच में तोड़ निकाल लिया। वो क्या करते हैं, तुक बिना कभी किसी गीत में मोहकता उत्पन्न नहीं होती है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि तुक कविता में क्या महत्व है, तो तुक का महत्व मोहकता उत्पन्न करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करती है, राग उत्पन्न करने का काम करती है, एक तरह से कविता के अंतर्गत। तो इस तुक के बिना राग उत्पन्न होगी नहीं कभी भी, ठीक है? आप लोग देखो, पंजाबी कलाकार क्या करते हैं, वो कहेंगे कि जैसे गीत के अंत में एक पंक्ति गाई, अंत में कहेंगे बोलो तारा रा रा तारा तारा, ठीक है? या कह देंगे कि तुणक तुणक तुणक, है ना? इस तरह की वो तुक लगाते हैं। ये तुणक तुणक क्या है? 3 वर्णों की तुक बन गई, तो उस गीत में क्या आ गई? मोहकता आ गई। अब आपने एक पंजाबी कलाकार था, उसने एक गीत गाया था कि गड्डी से न चढ़ती, गडीरे से न चढ़दी, ठीक है? आगे कहता है कि बोलो तारा रा रा तारा रा तारा रा। ये तारा रा 2 वर्णों की तुक लग गई उसमें। तो उस गीत में क्या आ गया? राग उत्पन्न हो गया। वो गीत आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अभी आप हनुमान चालीसा है, इसको आप अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुनोगे, तो वो इस तुक से राग उत्पन्न करती है। यानी ये एक तरह से राग उत्पन्न करेगी, मोक्ता उत्पन्न कर देगी। समय का बंधन, कविताओं को लिखते समय समय के बंधन को भी ध्यान रखना होता है। यानी कविता किस परिस्थिति में लिखी है, उस समय का ध्यान रखा जाता है। यानी वो प्राचीन काल की है, आधुनिक काल की है, उस समय के बंधन के आधार पे हम लोग उसकी बात करते हैं इसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सुखवीर कौर, ये सही बात थी आपकी। इसके बाद आते हैं चित्र भाषा। सुमित्रानंद पंत कविता के लिए चित्र भाषा पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि चित्रों या बिंबों का प्रभाव हमारे मन पर अधिक पड़ता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं में ज़्यादा हम प्रभावित करते हैं। सुमित्रानंद पंत ने क्या किया था, अपनी जो कविताएँ लिखी थी, वो चित्र भाषा में लिखी थी। उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद आपको हिमालय की वादियाँ, आपको अल्मोड़ा के पर्वत, उनका चित्र आपके उभरने लगता है। ते दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस जगह जाके। वो कहेगा कि कविता में कौन-सा बिंब सबसे सर्वाधिक बोधगम्य है? बोधगम्य का मतलब होता है जो समझा जा सकता है। तो दृश्य बिंब सर्वाधिक बोधगम्य होता है। ठीक है? अतः एक लेखक या कवि अपनी कविता में चित्र भाषा का प्रयोग करके उसे अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सकता है। यानी सुमित्रानंद पद के अनुसार कविता को सर्वाधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कविता को सर्वाधिक आकर्षक बनाने के लिए चित्र भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। रिदम या लय, रिदम या लय के माध्यम से कविता में गयता उत्पन्न होती है, गान उत्पन्न होता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा यहाँ
कविता में गान उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिदम यानी उसकी लय बनानी की पड़ेगी, जिसमें संगीतबद्ध कविता समरीह होने के साथ आनंद भी प्रदान करती है। अतः कविता में रिदम व लय होना आवश्यक है, इसके बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि आनंद उत्पन्न करने के लिए कविता में किस तत्व की आवश्यकता होती है? रिदम या लय की आवश्यकता होती है, इसके बिना कविता आनंद उत्पन्न नहीं कराएगी। ये रिदम और लय क्या होती है? रिदम लय बोलते हैं इस आरोह-अवरोह को, जो कविता में ऐसे-ऐसे करके ढाल उत्पन्न करेगी। आप देखिए कई बार आप गीत सुनते हो तो पहले वो ऐसे तेज आवाज में आता है, फिर धीरे से, फिर एक तेज साउंड आएगी, फिर एक धीरे से। इसको ही रिदम और लय बोला जाता है। और रिदम और लय जो है वो कविता में आनंद उत्पन्न करती है। आप देखिए पहले वो धीरे से गाएगा फिर एकदम तेज से साउंड देगा, फिर वो वापस धीरे से फिर साउंड। जैसे ही वो धीरे गाएगा तो उसमें जो उसके दर्शक होते हैं वो झूमने लग जाते हैं। ठीक है? कविता की शैली यानी वाक्य कविता गठन की विविध तरीकों से जो सामान्य परिवेश, शब्दों का प्रयोग आदि से प्रभावित होते हैं, उसे हम शैली कहते हैं। अर्थात वाक्य को संश्लिष्ट करने की विविध प्रणाली कविता की शैली कहलाती है। यानी शैली का मतलब होता है कि वाक्य को गठित करना, उसमें शब्दों को, लय को, अल्पविराम, पूर्णविराम, उनको सही जगह समायोजित करना, इन सभी चीज़ों को मिला के उसको शैली बोला जाता है। जिससे कविता का अर्थ और रूप भी प्रभावित होता है। शैली कविता रचने का एक तरीका है। देखो शैली का मतलब क्या है कि मेथड है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमने 13 मात्रा लगाई, बाद में 11 लगाई, फिर 13 लगाई, फिर 11 लगाई, ये दोहा बन गया। ये दोहे बनाने की शैली हो गई। फिर हमने उसको सोरठा बनाया, तो हमने क्या किया पहले 11 लगा दी, बाद में 13 लगा दी। अब क्या बन गया? ये सोरठा बन गया। वो शैली है, यानी दोहा से सोरठा जो आप बनाते हो उसको हम शैली कहते हैं। ठीक है? ये होती है शैली। इसको कविता की शैली कहते हैं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कविता का गठन कविता का गठन करना क्या कहलाता है? वो कविता की शैली कहलाती है। बिल्कुल, ऐसा प्रश्न यहाँ बनेगा। ये आपके कविता का टॉपिक था जिसके ये तत्व थे, कविता की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल लिखाई थी। ठीक है? अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नाटक लेखन। देखिए, एक तो नाटक गद्य विधा लगती है, जो आप लोगों को मैंने गद्य विधाओं में करा रखी है। लेकिन नाटक का लेखन कैसे किया जाता है, तो ये इसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे। भी नाटक गठन के लिए किन-किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी चर्चा हम करेंगे कि कौन-सा तत्व क्या भूमिका अदा करेगा, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे हम लोग। देखिए नाटक शब्द जो है संस्कृत के नट धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना या दूसरे व्यक्ति की नकल करना। यही नाटक का नट धातु का तात्पर्य होता है। नाटक की सिंपल शब्दों में अगर मैं परिभाषा दूं तो किन्हीं अवस्थाओं की अनुकृति करना नाटक है। नाटक में किसी दूसरे व्यक्ति की नकल मंच पर की जाती है। देखिए दूसरे व्यक्ति की जो अवस्थाएं होती है उसकी नकल की जाती है। नकल कैसे की जाती है? आप लोग देखिएगा कि जैसे कोई भीम का रोल अदा कर रहा है, ठीक है? भीम का रोल अदा कर रहा है नाटक में तो आपको पता है कि भीम एक वीर था। तो वीर पुरुष कैसे चलते हैं उसके हाव-भाव से आपको पता लग जाएगा कि ये वीर पुरुष है। तो देखिएगा कि वो क्या करेगा ऐसे मुठ्ठियाँ बंद करके इस सीने को ऐसे तान के और ऐसे गधाओं को यहाँ पे रख के सीना चौड़ा करके इस तरह का वो चलेगा। आपको उसकी अवस्था उसकी नकल से आपको पता लगेगा ये वीर पुरुष है। और वहीं पे कोई ब्राह्मण आएगा तो मस्तक के ऊपर तिलक लगा होगा और उसके हाथ बार-बार ऐसे आशीर्वाद के लिए उठते जाएँगे। तो हम समझ जाएँगे कि ये कोई ब्राह्मण का रोल अदा कर रहा है। और वहाँ पे कोई दास का रोल करेगा तो वो कंधों को ऐसे करेगा इस तरह उचका के और इस तरह गर्दन झुका के चलता हुआ आएगा। तो हम समझ जाएँगे ये दास का रोल अदा कर रहा है। तो इनको अवस्थाओं की अनुकृति कहते हैं और इनको ही नाटक कहते हैं। नाटक अगर मूक है ना तो भी हमें पता लग जाएगा कि ये वीर पुरुष है, ये जो है ब्राह्मण है, ये ये है, इसका रोल अदा कर रहा है। तो उसको अवस्थाओं की अनुकृति बोलते हैं, वो नकल होती है मंच पर जब आप अभिमंचित होंगे तो वो इस तरह की बातें करेंगे। फ़िल्मी दुनिया में भी आप लोग देखिएगा कि जैसे अमरीश पुरी आएगा
तो अमरीश पुरी जब फ़िल्मों में आएगा तो उसकी ये भौहें मोटी-मोटी दिखाई जाएगी। ये यहाँ पे उसकी कलमें भी बड़ी-बड़ी दिखाई जाएगी और एक सिगार ऐसे मुँह में लेके दिखाया जाएगा, तो हम समझ जाएँगे कि ये कोई खतरनाक प्राणी है। तो उसकी अवस्थाओं की अनुकृति से हमें पता लग जाता है कि बिल्कुल ये इसका रोल अदा करने जा रहा है। अमरीश पुरी तो आप लोगों ने आधुनिक चलो महाभारत तो आप लोगों ने नहीं देखी है, अमरीश पुरी को तो आपने देखा है। वो अवस्थाओं की अनुकृति है। उसका चाल-ढाल ही ऐसी होगी, देखते ही हमें समझ में लग जाएगा कि ये तो कोई गुंडे का रोल करेगा अभी, ठीक है? नाटक को हिंदी साहित्य में पाँचवाँ वेद कहते हैं, ठीक है? नाटक में ऋग्वेद से संवाद लिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है कि नाटक में डायलॉग्स कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सोमवेद से गान क्योंकि सोमवेद में गीत है और जो हमारा यजुर्वेद है उससे अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने है। कि नाटक में संवाद किससे लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद से गान लिया गया है, यजुर्वेद से इसका अभिनय और अथर्ववेद से इसका रस लिया गया है। नाटक बनाते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए नाटक में 3 चीज़ों की अवस्थाओं की नकल करते हैं हम। यानी 3 अवस्थाओं की नकल की जाती है। वे अवस्थाएँ क्या हैं? पहली अवस्था है वाचिक। जब मूल पात्र के जैसा बोलकर नकल की जाए, उसे हम वाचिक कहते हैं। जैसे मूल पात्र कैसे बोलता था उसका। जैसे आप लोग देखिएगा कि कोई कृष्ण जी का अभिनय कर रहा है, ठीक है? तो अब वो व्यक्ति आधुनिक युग में हिंदी मिश्रित इंग्लिश बोलता है, परंतु जब वो कृष्ण जी का रोल अदा करेगा, तो वो प्योरली शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा। ठीक है? यानी उसकी इसकी वाणी की नकल करेगा या आप लोग कई बार कहते हो ना कि भई कोयल तो आप कू-कू करते हो, बिल्ली आप म्याऊँ-म्याऊँ करते हो और जो है घोड़ा हिन-हिना के आप नकल करके दिखाते हो। आपने उसकी वाणी की नकल की, इसको वाचिक बोला जाता है। वाणी के द्वारा उसके जैसा बोल के दिखाना। कई बार कोई आदमी जो है बोलते समय थोड़े-से तुतला जाते हैं, तो आप अपने मित्रों के सामने उसको ऐसे ही बोल के दिखाते हो कि वो ऐसे बोलता है। जैसे आपने कोई फ़िल्म राजकुमार की फ़िल्म देखी, ठीक है? तो आप दूसरे को उसका डायलॉग बोल के बताते हो तो उसकी वाचिक नकल है। जैसे वो ऐसे बोलता था जैसे इस तरह वो डायलॉग बोला करता था, हम तो तुम्हारे गले का नाप लेने आए थे। इस तरह बोल के दिखाओगे। तो आप उसकी आपने क्या की वाचिक नकल की, है ना? आप अपने तो ऐसे बोलते कि मैं तो तेरे गले का नाप लेने आया। और वो क्या बोलता था? हम तो तुम्हारे गले का नाप लेने आए थे जॉनी। तो ये वाचिक नकल मानी जाती है। बोलकर उसके जैसा बोलकर मूल पात्र के जैसा बोलकर वाचिक नकल होती है। कायिक नकल कायिक कौन-सी होती है? आप शारीरिक हाव-भाव की नकल करते हो, अंग संचालन करते हो। जैसे कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि ऐसे ताली बजा के बोलने की आदत होती है। वो बात-बात पे ऐसे ताली बजा के बोलते हैं। आप उसकी क्या करोगे कि उसके हाव-भाव की नकल करते हो। आप लोग देखिएगा कि जो महाभारत था, महाभारत में जो शकुनी का रोल कर रहा था, तो शकुनी थोड़ा-सा क्या है कि एक पैर से लंगड़ा कर चलता था। तो उसका जो पात्र अभिनय कर रहा था, आप देखना कि वो इस तरह है ना, ऐसे झटका देके हुए चलेगा। ऐसे झटके देके हुए चलेगा, इसका मतलब क्या है, वो उसकी कायिक यानी शारीरिक हाव-भाव की नकल कर रहा है। और जो मंथरा की भूमिका निभा रहा था जो हाँ जी, बिल्कुल जो मथुरा की भूमिका निभा रही थी, मथुरा क्या थी, थोड़ी-सी ऐसे झुक के चलती थी, क्योंकि उसके यहाँ कुबड़ निकला हुआ था। तो जिसने मथुरा का अभिनय किया, वो भी ऐसे झुक के चलेगी। तो वो कायिक हाव-भाव की नकल है। इसी प्रकार जैसे कोई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा था, तो लक्ष्मण थोड़ा-सा तेज था, मतलब उसको ओजस्वी था। राम उसके मुकाबले में विनम्र था। तो राम की जो शारीरिक हाव-भाव होगा वो विनम्रता प्रस्तुत करेगा और लक्ष्मण का बात-बात में छोटी-सी बात के अंदर जो आँखों को निकालता हुआ दिखाया जाएगा क्योंकि वो क्रोध करता था। तो वो कायिक उसके भावों की नकल कहलाती है। देखो ये कायिक होते हैं और एक होता है आहार्य। आहार्य क्या होता है? आप अप्राकृतिक वेशभूषा बनाओगे तो वो आहार्य वेशभूषा कहलाती है। वो कृत्रिम वेशभूषा बना के आप उस तरह का रोल करोगे। कृत्रिम वेशभूषा कैसे है?
जैसे किसी नाटक के अंदर कोई विधवा स्त्री दिखानी है, तो हम उसको श्वेत वस्त्र पहन के दिखा देंगे। तो वो क्या है, अप्राकृतिक वेशभूषा है। प्रकृति तो ऐसा नहीं करती है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। पवन प्रजापति जी, थैंक यू। तो आहार्य ये अप्राकृतिक वेशभूषा होती है। जैसे विधवा किसी स्त्री को विधवा दिखाना है, आप श्वेत वस्त्र पहन के दिखा दोगे कि भी ठीक है, वो आर्य अनुभव है। जैसे कोई प्रेमी होता है, दिल टूट गया, प्रेमिका चली गई, तो अब उसको दिखाना है, भी इसका तो हृदय भग्न हो चुका है, टूटा हुआ है। अब अगर वो साफ-सुथरा सुंदर-सा होके आ गया, तो हमें क्या पता है इसका तो हृदय भग्न हो रखा है। प्रेमी को दिखाना है जिसका हृदय टूटा हुआ है, भग्न हृदय, तो फ़िल्म वाले क्या करते हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई दिखाएँगे, आँखों में थोड़ा-सा गिड़-सा दिखाएँगे, है ना? और उसको जो वेशभूषा है, बाल-बूल जो बिखरे हुए से दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाया जाएगा। तो हम समझ जाते हैं कि भई ये तो कोई प्रेमी था, इसकी प्रेमिका इसको छोड़कर चली गई। तब वो इस तरह के गीत गाते वो दिखाया जाएगा, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, इस तरह का उसको रोते हुए दिखाया जाएगा। ये अप्राकृतिक वेशभूषा है, इसको आहार्य अनुभाव कहते हैं। पहले राजा होते थे, 3-3 4-4 रानियाँ होती थी। एक आधी रानी जो है हाँ जी। एक आधी जो रानी थी, वो रूठ जाती थी। जब वो रूठ जाती थी, तो वो कहाँ जाती थी पता है कि उस पे कोप भवन बना होता था और वहाँ जाके वो काले वस्त्र पहन लेती थी, जुल्फ़ें बिखार लेती थी, श्रृंगार-सिंदूर नहीं करती थी, नीचे पड़ी रहती थी। तो राजा समझ जाता था, भई ये जो रानी है, ये तेरे से नाराज़ है। तो उसके बाद में वो जब उसको मनाता था, तब वो सुंदर कपड़े पहनती थी, गहने-गाने पहना करती थी। तो वो आहार्य अनुभव से राजा को पता लगता था कि ये नाराज़ है। क्योंकि अब 40-50 रानियाँ होती थी। अब राजा को क्या पता कौन-सी खुश है और कौन-सी नाराज़ है। जो नाराज़ होती थी वो इस तरह वेशभूषा बना लेती थी, तब राजा उसके पास जाता, उसको मनाता था। ठीक है? और जो राजी-रुजी होती थी वो एकदम टेंट-शेंट होके एकदम रेडी रहती थी, सुंदर से कपड़े पहन के, तब समझ जाता था कि ये तो भई खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये आहार्य अनुभव वहीं से प्रकट हुए थे सारे ये। अब आती है नाटक की प्रकृति। नाटक की क्या-क्या प्रकृतियाँ होती है, जिसमें बीज है, बिंदु है, पताका है, प्रकृति है, तारे हैं। इसके बारे में बात करेंगे अपनी कल। कल ये कल और परसों तक पूरा हो जाएगा। पवन जी आपका भाषा का टॉपिक इसके बाद कराऊँगा, उसके बाद मैं राइटर वाइज़ कराऊँगा आपको। लेखक वाइज़ साहित्य इतिहास भी मुझे आप लोगों को कराना है, क्योंकि मैं साहित्य इतिहास को 3 एंगल से करा देता हूँ, उसके बाद बच्चे को प्रॉब्लम नहीं रहती है। पहला एंगल हमारा पद्य का था, दूसरा हमारा गद्य का था, तीसरा एंगल हम राइटर वाइज़ ले लेंगे, ठीक है? वहाँ तो हमने क्या देखा पद्य में तो उसकी कविताओं का वर्णन किया, गद्य में आके उसके नाटक और कहानियों का वर्णन कर लिया। अब हम क्या करेंगे एक चार्ट बना लेंगे। जैसे भारतेंदु जी ने कौन-सी कविता लिखी, कौन से नाटक लिखे, कौन सी कहानी लिखा, कौन-सा उपन्यास लिखा, उसकी चर्चाएँ एक बार और कर लेंगे। 50-60 प्रमुख कवि हैं, उनकी चर्चाएँ करेंगे। तो उससे आपका जो साहित्य इतिहास है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए शुभ हो।